Hello, friends. Very good afternoon. Once again, I am here with you with some important MCQs on the life of T.S. Eliot and his works as well. तो आइए बिना देरी किए हुए हम अपने इस सेशन की शुरुआत करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि टी.एस. इलियट का फुल नेम, सबसे पहली चीज़ है जो हमें जानना चाहिए, टी.एस. इलियट का फुल नेम क्या है? थॉमस ईस्टर्न इलियट। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और ये आपके पीजीटी एग्जाम्स में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, तो अगला है बर्थ डेट। तो 26 सितंबर 1888, 26 सितंबर 1888 में टी.एस. इलियट साहब का जन्म हुआ। बर्थ प्लेस अगर पूछा जाए तो सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट। बर्थ प्लेस सेंट लुइस, मिसौरी, यूनाइटेड स्टेट। इनकी जो नागरिकता थी वो अमेरिकन थी। बाद में ब्रिटिश हो गए, बाद में इन्होंने इंग्लैंड में ये शिफ्ट हो गए थे, तो इसलिए ये ब्रिटिश नागरिक बन गए। ऑक्यूपेशन इनका, ये पोएट भी थे, निबंधकार भी थे और एक प्रकाशक भी थे। इनके जो प्रमुख वर्क हैं जिसके लिए जाने जाते हैं, वेस्टलैंड। वेस्टलैंड जो आया था कब? 1922 में। और वेस्टलैंड में अगर पार्ट पूछा जाए तो कितने पार्ट थे? 5 पार्ट्स। इसके अलावा द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉक, 4 क्वार्टेट, ये इनके प्रमुख वर्क हैं। इसके अलावा इन्होंने प्लेस भी लिखे हैं। लिटरेरी स्टाइल है मॉडर्निस्ट, फ्रेगमेंटेड और एल्यूसिव। और इसके अलावा नोबेल प्राइज इनको कब मिला था? 1948 में मिला था। एजुकेशन तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से इन्होंने बीए और एमए किया था और यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड से इन्होंने पीएचडी की डिग्री लिया था। धर्म तो एंग्लिकनिज्म में ये कन्वर्ट हो गए थे। ये करीब 1926 के आसपास में इन्होंने फिर अपना जो है, जो प्रोटेस्टेंट धर्म होता है, वहाँ पर ये कन्वर्ट हो गए थे। इनका जो डेथ है वो 4 जनवरी 1965 को हुआ। कब हुआ? 4 जनवरी 1965 में इनका निधन हुआ। जन्म 26 सितंबर 1888 और निधन 4 जनवरी 1965। और डेथ प्लेस इनका है लंदन, इंग्लैंड। तो ये था इनके बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट और नॉर्मल नॉलेज। और हम अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपना सेशन। तो पहला क्वेश्चन है डॉट डॉट टी.एस. इलियट डेडिकेटेड द वेस्टलैंड। टी.एस. इलियट ने, जिनका फुल नेम है क्या? थॉमस ईस्टर्न इलियट, इन्होंने डेडिकेटेड किया था, समर्पित किया था अपना वेस्टलैंड जो वर्क है, जिसमें कितनी लाइन थी? 434, 434 लाइन। और काहे में लिखा गया है? फ्री वर्स। काहे में? फ्री वर्स में लिखा गया। तो फ्रेंड्स, जो करेक्ट आंसर है, इन्होंने वेस्टलैंड किसको डेडिकेटेड किया? क्या जॉन रस्किन को किया, या जी.बी. शाह को किया, या रुडयार्ड किपलिंग को किया, या इजरा पाउंड को किया? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इजरा पाउंड। नेक्स्ट, टू whom T.S. Eliot dedicated Prufrock and other observation। T.S. Eliot ने अपना जो वर्क है क्या? प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशन, जो आया था 1915 में। प्रूफ्रॉक एंड अदर ऑब्जर्वेशंस was published in 1915 and whom
वॉज इट डेडिकेटेड, क्या ये W.B. येट्स को डेडिकेटेड था, या इजरा पाउंड को, या जॉन वर्डिनल को, या F.R. लेविस को? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इट वॉज डेडिकेटेड टू जीन वर्डिनल। नेक्स्ट, इन विच टाइप ऑफ वर्क फॉर्म इज द प्ले द फैमिली रीयूनियन? फैमिली रीयूनियन नामक इन्होंने एक प्ले लिखा था और पूछा जा रहा है कि फैमिली रीयूनियन का जहाँ तक सवाल है तो इसमें कितने एक्ट हैं, कोई पूछे तो आप बता दीजिएगा। इसमें 2 एक्ट हैं। और वर्स फॉर्म क्या ब्लैंक वर्स में लिखा है, या फ्री वर्स में, या स्प्रंग रिदम में, या प्रोज वर्स में? तो करेक्ट आंसर है ब्लैंक वर्स में ये लिखा गया है। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, नो पोइट नो आर्टिस्ट ऑफ एनी आर्ट। T.S. Eliot ने कहा नो पोइट नो आर्टिस्ट, ना तो कोई ऐसा कवि है और ना कोई ऐसा कलाकार है जो कंप्लीट मीनिंग एलोन, जो अपने आप में कंप्लीट हो, संपूर्ण हो। क्यों? क्योंकि बिकॉज ही इज ए पार्ट ऑफ सोसाइटी, या बिकॉज नो मैन इज कंप्लीट इन हिमसेल्फ, या बिकॉज he is connected with a tradition from which he cannot break away, या because a work of art must be universal। तो फ्रेंड्स करेक्ट आंसर इसमें क्या होगा? तो इन्होंने बताया कि कोई कवि और कोई भी कलाकार अपने आप में संपूर्ण नहीं है। क्यों? क्योंकि ही इज कनेक्टेड, क्योंकि वो जुड़ा हुआ होता है परंपराओं से, और ऐसी परंपराएं जिनसे वो अपने आप को अलग नहीं कर सकता। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, यहाँ पर ये लिस्ट आप देख पा रहे हैं, जहाँ पर ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये इम्पोर्टेंट ही नहीं, ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। प्रूफ्रॉग एंड अदर ऑब्जर्वेशंस ये कब आया? ये 1917 में ये आया था, लेकिन प्रूफ्रॉग एंड द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred प्रूफ्रॉग ये 1915 में लिखा गया। तो मतलब एक पोएम के रूप में ये 1915 में आया है, और इसका पूरा जो संकलन है ये 1917 में आया है। वेस्टलैंड ये 1922 में आया है। पहले ये इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ और फिर अमेरिका में प्रकाशित हुआ। हालोमैन कब आया? 1925। ये VBI क्वेश्चन है। एस वेडनेसडे ये कब आया? 1930 में। 4 क्वार्टेट कब आया? 1935 से 42 तक आया ये 4 क्वार्टेट। ये एक आया 1937, और इसके बाद ये आया 1939, 1940 सॉरी 1939, 1940 और 1941 तक। और ये कंप्लीट 1942 में कंप्लीट होता है, प्रकाशित पूरी तरह से होता है। और इसके अलावा मर्डर इन कैथेड्रल ये 1935 में आया, और ये अपने आप में बेहतरीन प्ले। और 1935 में मुल्कराज आनंद ने भी एक नॉवेल प्रकाशित किया था, क्या आपको मालूम है? उसका नाम है अनटचेबल। द कॉकटेल पार्टी ये भी एक प्ले है, और ये कब आया? 1949 में आया। कॉन्फिडेंशियल क्लर्क ये कब आया? 1954 में आया। इल्डर स्टेट्समैन ये भी प्ले है, ये 1959 में आता है। और ओल्ड पोसम बुक ऑफ प्रैक्टिकल कैट ये 1939 में आया। तो इसमें जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपको क्या ध्यान देना है? मर्डर इन द कैथेड्रल, इसके अलावा कॉकटेल पार्टी 1949, कॉन्फिडेंशियल क्लर्क 1954, एल्डर स्टेट्समैन 1959, और जो ये है आपका VBI है कौन? द लव सॉन्ग ऑफ J. Alfred प्रूफ्रॉग। अगर हो सके तो इसको डिटेल में पढ़ने का प्रयास करिएगा, इसमें से लाइन पूछी जा सकती हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू T.S. Eliot, पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन बट एन एस्केप फ्रॉम इमोशन। ये पोइट्री के डेफिनेशन के रूप में भी पूछा जा सकता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो केवल इसमें इतना ही आप ध्यान दे लीजिए, पोइट्री इज नॉट टर्निंग लूज ऑफ इमोशन। ये डेफिनेशन किसने दिया? तो T.S. Eliot ने दिया। लेकिन यहाँ पे पूछा जा रहा है कहाँ दिया, तो उसका नाम है क्या?
ऑप्शन नंबर ए इन द परफेक्ट क्रिटिक, या इन इम्परफेक्ट क्रिटिक, या इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, या इन द पॉसिबिलिटी ऑफ पोएटिक ड्रामा। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, इन ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट। नेक्स्ट, इन विच वर्स फॉर्म इज टी.एस. इलियट्स द वेस्टलैंड रिटन। यहाँ पे पूछा जा रहा है टी.एस. इलियट ने वेस्टलैंड लिखा था, कब लिखा? 1922 में लिखा। लेकिन पूछा जा रहा है किस फॉर्म में, तो क्या है फ्री वर्स में, या ब्लैंक वर्स में, या स्पंग रिदम में, या प्रोज वर्स में? तो ये लिखा गया था फ्री वर्स में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, फ्री वर्स में। मतलब ना तो मीटर का ध्यान रखा जाता है और ना रीम स्कीम होती है। ब्लैंक वर्स में मीटर होता है लेकिन रीम स्कीम इसमें भी नहीं होती है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। कहने का मतलब यही है कि टी.एस. इलियट रोट हिज वेस्टलैंड इन फ्री वर्स। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट हैज नॉट रिटन अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग। टी.एस. इलियट ने क्रिटिकल आर्टिकल्स लिखे थे। ब्लैक के ऊपर भी लिखा, दांते के ऊपर भी लिखा, स्विनबर्न के ऊपर भी लिखा, लेकिन फ्रेंड्स इन्होंने शैली के ऊपर नहीं लिखा। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है। पूछा जा रहा है टी.एस. इलियट हैज नॉट रिटन अ क्रिटिकल आर्टिकल ऑन वन ऑफ द फॉलोइंग, तो वो कौन है? पी.बी. शेली। पी.बी. शेली का जन्म कब हुआ? 1792 में हुआ, और निधन कब हुआ? तो इनका 1822 में हुआ। नेक्स्ट, which play of Shakespeare has been regarded as one of Shakespeare's most assured artistic success? ये क्वेश्चन VVI विलियम शेक्सपियर के किस प्ले को टी.एस. इलियट ने क्या कहा? इस मोस्ट एश्योर्ड आर्टिस्टिक सक्सेस। तो क्या वो कोरियोलानस है, या हेमलेट है, या द टेम्पेस्ट है, या द कॉमेडी ऑफ एरर्स है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कोरियोलानस। कोरियोलानस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हाट इज अकॉर्डिंग टू टी.एस. इलियट द मोस्ट पावरफुल टूल इन द हैंड ऑफ क्रिटिक? किसी भी क्रिटिक, किसी भी आलोचक के हाथ में सबसे बड़ी ताकत क्या होती है? क्या इवोल्यूशन ऑफ सेंट्रल थॉट्स ऑफ वर्क अंडर रिव्यू, या कंपैरिजन एंड एनालिसिस, या लैंग्वेज एंड द स्टाइल ऑफ ऑथर अंडर रिव्यू, या इवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर यूनिटी अंडर रिव्यू? तो करेक्ट आंसर बिना देरी किए हुए हम बताते हैं, सीधा है क्या? ऑप्शन नंबर बी, क्या कंपैरिजन एंड एनालिसिस ये किसी भी क्रिटिक के हाथ की सबसे बड़ी ताकत होती है, और सबसे ताकतवर एक तरह से ये औजार होता है, और एनालिसिस और कंपैरिजन के माध्यम से वो किन्हीं दो रचनाओं के बीच तुलना करता है। नेक्स्ट, विच पोम एंड विद द फॉलोइंग लाइन दत्ता दयाध्वम दमयता शांति शांति शांति? द हॉलो मैन, या एस वेडनेसडे, या वेस्टलैंड, या जेरोनसन? VVI क्वेश्चन। तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स द वेस्टलैंड। वेस्टलैंड की जो लास्ट की लाइन है यही क्या? दत्ता दयाध्वम दमयता शांति शांति शांति। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट द सैक्रेड वुड। टी.एस. इलियट की जो सैक्रेड वुड है ये क्या है? कलेक्शन ऑफ पोइम्स, क्या ये काव्य संग्रह है, या पोइटिक प्ले है, या कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल आर्टिकल्स है, या क्लासिकल ड्रामा है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या हो सकता है? ऑप्शन नंबर सी, सैक्रेड वुड क्या है? ये क्रिटिकल आर्टिकल्स का एक कलेक्शन है। नेक्स्ट, व्हेन लवली वुमेन स्टॉप टू फॉली एंड पेसेस अबाउट हर रूम अगेन alone, she smooths her hair with automatic hand and put a record on the gramophone. ये quote, this line is taken from which poem of Eliot? ये इलियट के किस पोम से लिया गया है? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर ये ओलिवर गोल्ड स्मिथ की पोम की लाइन है, लेकिन टी.एस. इलियट ने इसको जो है अपने किसी पोइम में इन्होंने रखा है, तो उस पोइम का नाम तो क्या है? वो है वेस्टलैंड। वेस्टलैंड में ये लाइनें
टी.एस. इलियट ने लिखा है, लेकिन किस पार्ट में, क्योंकि बरियल ऑफ द डेड ये भी वेस्टलैंड में है, व्हाट द थंडर सेड ये बिल्कुल 5वां पार्ट है, फायर सरमन है, और डेथ बाय वाटर है। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ये लाइन द फायर सरमन की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ टी.एस. इलियट्स पोएम एंड्स विद दीज लाइन्स, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड, दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड। इस तरह से ये दुनिया समाप्त हो जाएगी, इसी प्रकार से दुनिया समाप्त हो जाएगी। दिस इज द वे द वर्ल्ड एंड, इस तरह से दुनिया समाप्त हो जाएगी, नॉट विद अ बैंग बट अ विम्पर। तो क्या हालोमैन या एस वेडनेसडे या सॉन्ग ऑफ सीमन या जेरोनसन? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द हालोमैन। ये बिहार स्टेट के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट, इनटू हाउ मेनी पार्ट्स इज द वेस्टलैंड डिवाइडेड? वेस्टलैंड को कितने भागों में डिवाइड किया गया है? क्या वेस्टलैंड 2 पार्ट हैं या 3 पार्ट हैं या 4 हैं या 5 हैं? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, 5 पार्ट्स हैं। बरियल ऑफ द डेड ये पहला पार्ट है, और डेथ बाय वाटर ये अंतिम पार्ट है। विच पोएम ऑफ इलियड बिगिन विद दीज लाइन्स? कौन सी पोम है जो टी.एस. इलियट की जिसकी शुरुआत हुई है बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न अगेन? ये कौन सी पोम है जिसकी शुरुआत होती है बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न अगेन? क्या हालोमैन की शुरुआत होती है? नहीं। या मिस्टर इलियट संडे मॉर्निंग सर्विस, या एस वेडनेसडे, या पोर्ट्रेट ऑफ लेडी? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एस वेडनेसडे इज अ पोम स्टार्ट्स विद क्या? बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न अगेन, बिकॉज आई डोंट होप टू टर्न। नेक्स्ट, विच टाइप ऑफ प्ले इज मर्डर इन कैथेड्रल? मर्डर इन कैथेड्रल ये कब आई? ये आई थी 1935 में। कब आई? 1935 में आई। तो पूछा जा रहा है किस प्रकार का, क्या स्टेज प्ले रिटन बाय फॉर कैंटरबरी, या रोमांटिक ट्रेजेडी? तो रोमांटिक तो नहीं है। लाइटरेरी प्ले या रिवेंज प्ले? ऐसा कुछ नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, ये जो है कैंटरबरी पर आधारित है, और इसमें जो है सेंट जो कैंटरबरी के जो सेंट होते हैं वो निर्वासन के बाद अपने यहाँ लौट करके आते हैं, और इसके बाद उनकी हत्या वहाँ के किंग करवा देते हैं। ऐसा ही कुछ स्टोरी इसमें है। तो फिलहाल हम आगे बढ़ते हैं, और अगला है, इज द मोस्ट केयरफुली वर्कड एंड द मोस्ट डीपली फ्लॉड? यहाँ पर कहा जा रहा है कि टी.एस. इलियट के द्वारा वो कौन सी रचना है जिसको उन्होंने बड़ी सावधानी से लिखा? बड़ी सावधानी से उन्होंने किस रचना को लिखा? एंड मोस्ट डीपली फ्लॉड ऑफ ऑल इलियट प्ले, और वही जो प्ले है जिसको उन्होंने बड़ी सावधानी से लिखा, वही ऐसा प्ले है जिसमें सबसे ज़्यादा कमियां हैं। तो क्या मर्डर इन कैथेड्रल है, या फैमिली रीयूनियन है, या कॉकटेल पार्टी है, या कॉन्फिडेंशियल क्लर्क है? तो करेक्ट आंसर इसका फ्रेंड्स क्या है? ऑप्शन नंबर बी, द फैमिली रीयूनियन। ये इनका एक ऐसा प्ले है जिसको इन्होंने बड़ी सावधानी से लिखा, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा कमियां निकल करके आई। नेक्स्ट, व्हाट इज इलियड्स द कॉकटेल पार्टी? टी.एस. इलियट की जो कॉकटेल पार्टी है, क्या कलेक्शन ऑफ एसे है, ये एक ड्रामा है, या कलेक्शन ऑफ पोम है, या क्रिटिकल वर्क है? तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ये एक ड्रामा है, मतलब ये एक प्ले है। नेक्स्ट, टी.एस. इलियट्स लाइन स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड सॉन्ग? टी.एस. इलियट ने एक लाइन लिया है, क्या? स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये इन्होंने कहाँ से लिया है? कोटेड फ्रॉम अ पोम, इन्होंने किसी एक पोम से इसको लिया है। तो क्या वो पोम शेक्सपियर की थी, या डन की थी, या वर्ड्सवर्थ की थी, या स्पेंसर की थी? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, स्वीट थेम्स रन सॉफ्टली टिल आई एंड माई सॉन्ग। ये किसके द्वारा लिखित है? ये स्पेंसर की पोम है, और यहाँ से उस कविता से इन्होंने इस लाइन को लिया था। नेक्स्ट, द फ्रेज डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, एक फ्रेज जिसका नाम है क्या? डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी
was used by Eliot. Eliot ने इस फ्रेज का इस्तेमाल किया कहाँ? ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट में, या द मेटाफिजिकल पोइट्स में, या दांते, या बॉडलेयर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, द मेटाफिजिकल पोइट्स। और ये वर्क इन्होंने कब लिखा था? 1921 में, 1921। आई हैव मेजर्ड आउट माई लाइफ विथ कॉफी स्पून। ये लाइन बहुत पूछी जाती है, बार बार पूछा जाता है, हर प्रकार के एग्जाम पूछा जाता है, चाहे वो पीजीटी हो या चाहे वो बीपीएससी या आरपीएससी, और साथ ही साथ यूजीसी नेट, हर जगह पर पूछा जाने वाला है। और ये पोम कहाँ से? या द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग, या जेरोनसन, या स्विनी रेक्ट, या बरियल ऑफ डेड। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। और ये कब आया? 1915 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट। नो आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट नार वाज मीन टू बी। मैं प्रिंस हैमलेट नहीं हूँ, और नार मीन टू बी, और न मैं प्रिंस हैमलेट बनना चाहता हूँ। मतलब प्रिंस हैमलेट जिस तरह से अपने चाचा को मारने के लिए मतलब बार बार विचार कर रहे थे, लेकिन वो निर्णय नहीं ले पा रहे थे। यहाँ पर जो पोइट है वो ये कह रहा है कि मैं प्रिंस हैमलेट की तरह निर्णय लेने में देरी नहीं करूँगा, निश्चित तौर पे मैं जल्द निर्णय लेना चाहता हूँ। और द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग की ये लाइन है, या कुकिंग इक की है, जेरोनसन की है, या पोर्ट्रेट ऑफ लेडी। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग। ये यहीं से ये लाइन ली गई है। टी.एस. एलियट यूज द टर्म ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव। टी.एस. एलियट ने एक टर्म इस्तेमाल किया था और उसका नाम है ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव। ये टर्म इन्होंने कहाँ यूज किया था? द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म, या ट्रेडिशन एंड द इंडिविजुअल टैलेंट, या फ्रंटियर्स ऑफ क्रिटिसिज्म, या हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स क्या होगा? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम में इन्होंने ऑब्जेक्टिव कॉरलेटिव का इस्तेमाल किया था। नेक्स्ट आइए थोड़ा राइटर के बारे में फिर एक बार देखते हैं। तो राइटर का फुल नेम क्या है? एज आई टोल्ड यू, थॉमस स्टैनली एलियट, and he was born on 26th of September 1888 at St. Louis, Missouri, United States, and his nationality was American, and later he became a British citizen, and his occupation was a poet, essayist, and publisher. The Wasteland and the Law Four Quartet was his best best work. The Law, in fact, short नेम, द लव सॉन्ग ऑफ जे अल्फ्रेड प्रूफ्रॉग पूरा होना चाहिए। नोबेल प्राइज वॉज अवार्डेड टू हिम इन 1948, and he got his education at Harvard University and Anglicanism, and he died on 4th of January 1965, London, England. नेक्स्ट, तो ये इनके इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, इनको भी आप समझ सकते हैं, और वेस्टलैंड को बार बार आप समझिए। इसके अलावा हालोमैन 1925 में आया, एस वेडनेसडे 1930 में आया, और इसको आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट, वेयर डू दीज लाइन्स अपीयर? टाइम प्रेजेंट एंड टाइम पास्ट आर बोथ कंटेन्ड इन टाइम फ्यूचर। क्या 3 क्वाड्रेट, या वेस्टलैंड, या 4 क्वाड्रेट, या नन ऑफ दीज? तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 4 क्वाड्रेट। नेक्स्ट, आई हैव गिवन यू पावर ऑफ चॉइस। मैंने आपको पावर ऑफ चॉइस दिया है, एंड यू ओनली अल्टरनेट बिटवीन फ्यूटाइल स्पेकुलेशन एंड अनकंसिडर्ड एक्टिंग। तो फ्रॉम विच ड्रामा हैव दीज लाइन्स बीन टेकन? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और किस ड्रामा से लिया गया है? कॉन्फिडेंशियल क्लर्क, या मर्डर इन कैथेड्रल, या द रॉक, या नन ऑफ दीज? करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, द रॉक नामक प्ले की ये लाइनें हैं। नेक्स्ट,
and the dead tree give no shelter, the cricket no relief, and dry stone no sound of water. तो ये कहाँ की लाइनें हैं? डेड ट्रीज गिव्स नो शेल्टर, द क्रिकेट नो रिलीफ, तो ये हॉलो मैन. नेक्स्ट, द पोएम अकॉर्डिंग टू इलियड हैज नो रिलेशन टू. टी.एस. इलियड के अनुसार पोएम का कोई संबंध नहीं होता. किससे? थीम से. थीम से तो बिल्कुल होता है, स्ट्रक्चर से भी होता है, समाज से भी होता है. जो पोएम लिखी जाती है वो समाज पे लिखी जाती है, लेकिन उसका कवि से बहुत ज़्यादा संबंध नहीं होता है. टी.एस. इलियड सेज अ वर्क ऑफ आर्ट शुड बी व्यूड एज हैविंग अ लाइफ ऑफ इट्स ओन. टी.एस. इलियड ने कहा कि जब कोई वर्क लिखा जाए तो उस वर्क को आप ये समझिए कि उसकी अपनी खुद की पर्सनालिटी है और अनरिलेटेड टू दैट ऑफ क्रिएटर. उसका क्रिएटर से यानी कवि से या लेखक से उसका बहुत ज़्यादा संबंध नहीं है. तो इलियड रोट दिस इन द इंट्रोडक्शन टू द ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. या तो करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स इसका ट्रेडिशन एंड इंडिविजुअल टैलेंट. They poured water on us. They poured, past indefinite. past indefinite अगर है तो वाज या वर लगता है पैसिव वॉइस में. तो we were powered water या we had been नहीं हो सकता, had been नहीं हो सकता. The water was poured on us. Correct answer option number D. What makes these holes? What makes present definite tense? तो इच एम आर होना चाहिए. अब these holes है बहुवचन है तो आर होना चाहिए. तो अब हाउ तो लग नहीं सकता क्योंकि क्वेश्चन वर्ड के रूप में वाट है, तो हाउ नहीं लगेगा, हु नहीं लगेगा, और क्वेश्चन वर्ड जरूर लगता है तो डू भी नहीं लगेगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी. एलिमिनेशन के माध्यम से आप बड़ी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं. नेक्स्ट, द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस हॉर्न. ओपन द डोर. दरवाजा खोलिए. तो लेट द डोर बी ओपन या लेट अस, जी नहीं. लेट डोर में भी जी नहीं, ये भी नहीं. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए. लेट द डोर बी ओपन. नेक्स्ट, when their mother was ill, the children were looked after by their neighbors. ये पैसिव वॉइस में है और एक्टिव वॉइस में पूछा गया है. आरपीएससी का क्वेश्चन है ये. तो इसमें क्या देखना चाहिए? when their mother was ill, तो आप समझ सकते हैं इसमें टू बी प्लस कॉम्प्लीमेंट है तो इससे कोई मतलब नहीं. अब इधर वाला ही आपका पैसिव वॉइस है तो क्या हो जाएगा? वर है. अगर पैसिव वॉइस में वाज वर है तो निश्चित तौर पे वो पास्ट इंडेफिनिट है. तो अब देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट कहाँ पे मिल रहा है. व्हेन देयर मदर वाज इल देयर नेबर्स लुक्ड आफ्टर द चिल्ड्रन, या देयर द चिल्ड्रन हैड बीन. अब हैड बीन तो लग नहीं सकता क्योंकि वो पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म होता है. अब ये बीइंग भी नहीं लगेगा. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही है. इट इज द टाइम टू शट द शॉप. ये दुकान बंद करने का समय है फ्रेंड्स. तो द शॉप शुड बी शट, जी नहीं. शटिंग, जी नहीं बिल्कुल. इट इज टाइम दैट, बिल्कुल रॉन्ग. इट इज द टाइम फॉर द शॉप टू बी शट. करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी. Who taught you grammar? Past indefinite. वाज वर का इस्तेमाल होना चाहिए. वाज वर यहाँ पर भी है, हैज भी नहीं होगा. वर यहाँ पर भी है, इज भी नहीं होगा. अब दो में देखना है तो चूंकि हु है तो बाय हुम होना चाहिए. तो यही आपका करेक्ट है. टी.एस. इलियड कॉल बायरन सो एम्प्टी ऑफ मैटर. टी.एस. इलियड ने कहा था बायरन को एम्प्टी ऑफ मैटर. उन्होंने कहा कि इनके पास जो है विषय वस्तु का अभाव है. और सेली सो इनकोरेंट.
शैली को असंगत बताया, और वर्ड्सवर्थ सो वांटिंग इन कंप्लीटनेस, और वर्ड्सवर्थ में पूर्णता का अभाव है और विभिन्नता का भी अभाव है। मतलब उनका कहने का मतलब यही था कि हर विषय पर आपकी रचनाएं होनी चाहिए। तो इन्होंने ये कहाँ कहा, क्या इन्होंने सैक्रेड वुड में कहा या? तो करेक्ट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, इन द परफेक्ट क्रिटिक नामक इनका जो एक क्रिटिकल वर्क है, और वहाँ पर ये कोट इन्होंने कहा। ये भी टीजीटी पीजीटी यूजीसी नेट के लिए वीवीआई क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स आज का सेशन बस इतना ही, और नेक्स्ट सेशन के साथ मैं फिर नेक्स्ट डे आपके बीच में फिर हाजिर होऊंगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते रहें, चैनल को सपोर्ट करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।